वर्ष 2014 का प्रश्न जीएस फोर्थ आईएएस मेंस का है और हम आते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन थर्ड। ये कह रहा है कि ज्ञान के बिना ईमानदारी कमजोर और व्यर्थ है। बिल्कुल सही बात है। ज्ञान नहीं है तो आप अनजाने में जो है गलत करेंगे और आप सर्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि मैं तो साहब बड़ी ईमानदार आदमी और ईमानदारी से काम किया हूँ। काम करने के लिए नॉलेज होना चाहिए। तो कह रहा है ज्ञान के बिना ईमानदारी कमजोर और व्यर्थ है, परंतु ईमानदारी के बिना ज्ञान खतरनाक और भयानक। वाह वाह, क्या बात है, गुड। इस कथन से आप क्या समझते हैं? आधुनिक संदर्भ से उदाहरण लेते हुए अपने अभिमत को स्पष्ट कीजिए। 150 शब्द। तो देखिए भाई, ऐसा है, नो नॉलेज, अगर ज्ञान नहीं है आपके पास काम करने का, रूल का, रेगुलेशंस का, प्रोसीजर का, तो अगर ये चीज नहीं है तो आपकी ईमानदारी जो है बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगी आपके लिए। आप कहते रहिए कि मैं तो 100% बहुत ईमानदार हूँ साहब, लेकिन ये ईमानदारी आपकी ध्वस्त तब हो जाएगी जब आपका ज्ञान नहीं होगा या ज्ञान अधकचरा होगा, नॉलेज नहीं होगा, रूल रेगुलेशंस, प्रोसीजर, ये सब चीज़ें जो ऑफिस में यूज होती है। तो इसीलिए ज्ञान नहीं होने पे ईमानदारी का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मतलब नहीं है क्योंकि आप जो काम करेंगे वो नियमानुसार है या नहीं, ये कौन तय करेगा? आप ही को तय करना है ना। अगर नियमानुसार नहीं है तो इसका मतलब काम गलत हो गया, और जब गलत हो गया तो आप सिद्ध करते रहिए कि नहीं साहब मेरी तो ऐसी मंशा ही नहीं थी, मैं तो गुडविल में कर दिया, गुड बुक में कर दिया, अरे बॉस के कहने पे कर दिया, वो बड़े सज्जन और बड़े ईमानदार और बड़े जो है ये सत्यनिष्ठ व्यक्ति हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो बिना नॉलेज के जो काम आप करेंगे उसमें गलती होने की संभावना पूरी पूरी है, क्योंकि आपको प्रोसीजरल पता ही नहीं है, रूल रेगुलेशन पता ही नहीं है। तो जब नॉलेज नहीं है तो आपकी ईमानदारी ध्वस्त हो जाएगी, क्योंकि आप नियमानुकूल काम नहीं कर पाएंगे। सीधी सी बात है। दूसरी बात कह रहा है कि ईमानदारी अगर नहीं है तो ज्ञान बड़ा डेंजरस होता है। अब देखिए, आपकी ऑनेस्टी गायब है, आप करप्ट प्रैक्टिस वाले अनएथिकल टाइप के आदमी हैं, तो आपके दिमाग में ये बात है कि ईमानदारी तो है नहीं, अनएथिकल व्यक्ति हूँ मैं गलत काम करता हूँ, गलत प्रैक्टिस करता हूँ, तो मेरे में ये कमी है, ईमानदारी नहीं है। तो मेरा जो ज्ञान होगा, जो नॉलेज होगा, वो इस तरीके से काम करेगा कि इस नियमों के विरुद्ध, नियमों को तोड़ मरोड़ के, गलत इंटरप्रेट करके किस तरीके से सिस्टम को अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए प्रयुक्त कर सकूं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ईमानदारी जो है सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि अगर आप ईमानदार नहीं है तो रातों दिन आप नियमों को गलत इंटरप्रेट करने, उसका लूप होल्स ढूंढने उस नियम में, उसकी अलग से काट, उसका क्या जो है काउंटर वेट हो सकता है वो ढूंढने में लगा देंगे और पूरा सिस्टम को आप डैमेज कर देंगे। ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि भाई आधुनिक संदर्भ से उदाहरण लेते हुए अपने अभिमत को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन योर स्टैंड विथ इलस्ट्रेशन फ्रॉम द मॉडर्न कंटेक्स्ट। अब देखिए, इसमें नॉलेज जिसको होती है, सपोज आप एडवोकेट है, आपके पास बहुत नॉलेज है, तो नॉलेज जब आपका पास भरा पूरा है तो आप किसी भी केस को जब पकड़ते हैं तो किसी भी कानून की मीमांसा करते हुए, रिव्यू करते हुए, उसका एनालिसिस करते हुए आप जो है उसको अपने फेवर में इंटरप्रेट करके बहस करते हैं, क्योंकि आपका उद्देश्य है कि हमें अपने क्लाइंट को सेव करना है, आपने उसी बात के लिए फीस लिया है। तो अगर नॉलेज आपकी कम पूरी है तब तो ये चीज़ आप उसको क्लाइंट को सेव कर ले जाएंगे, और नॉलेज अगर पूरी नहीं है और लाख आप ईमानदारी दिखाते रहें तो आप केस को प्लीड नहीं कर पाएंगे। उसी तरीके से अगर सिस्टम में आप सपोज किसी ऐसी कुर्सी पे बैठे हैं जिसमें आपको मिस एप्रोप्रिएशन, धन का, फंड का जो है नहीं करना है और सही तरीके से इस्तेमाल करना है, लेकिन अगर आपको काफ़ी नॉलेज है रूल को मिस इंटरप्रेट करने का और उसका जो है काउंटर वेट लगाने का, तो आप उस धन का मिस एप्रोप्रिएशन जो है करते हैं, और ऐसा तमाम केसेस पाए जाते हैं।
तो इसलिए जो है अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आपकी ईमानदारी बेकार है, क्योंकि आपकी जाने जाने में गलत काम हो जाएगा। और अगर आपके पास नॉलेज है और ईमानदारी नहीं है तो वो नॉलेज जो है बड़ा डेंजरस होगा, वो सिस्टम को हाईजैक कर लेगा, सिस्टम को पर्सनल गेन के में यूज करेगा और वो सारी विधा जो है आपकी जो है समाप्त करा देगा और सिस्टम जो है चौपट हो जाएगा। तो ये ऐसे आप उदाहरण देके लिख सकते हैं। इसी का दूसरा पार्ट है, ये कह रहा है थर्ड बी कि मनुष्यों के साथ सदैव उनको अपने आप में लक्ष्य मानकर व्यवहार करना चाहिए, कभी भी उनको केवल साधन नहीं मानना चाहिए। आधुनिक तकनीकी आर्थिक समाज में इस कथन के निहितार्थों का उल्लेख करते हुए अर्थ और महत्व स्पष्ट कीजिए। देखिए इसमें कई सारे क्वेश्चन हैं। पहले तो कह रहा है कि उनको लक्ष्य मान के व्यवहार करना चाहिए, उनको साधन नहीं मानना चाहिए, यानी मेयरली मीन्स नहीं बल्कि ट्रीट देम सेल्फ एज एंड्स, टारगेट लक्ष्य, और लक्ष्य को पाने के लिए जो आप स्टेप्स यूज करते हैं दैट इज साधन। अभी कह रहा है कि आधुनिक तकनीकी आर्थिक समाज में इस कथन के निहितार्थ का उल्लेख करते हुए अर्थ भी बताइए और महत्व भी बताइए। ठीक है, तो इसमें जो है ये बात कह रहा है आधुनिक तकनीकी आर्थिक समाज जो ओपन सोसाइटी जिसको कहते हैं, और ओपन सोसाइटी में जो चीज़ें हैं वो बहुत ही साइंटिफिक है, और ये मॉडर्न के साथ साथ टेक्निकल और इकोनॉमिकल समाज की बात भी कर रहा है, जो अल्ट्रा मॉड जो कॉरपोरेट जगत है उसकी बात कर रहा है, अर्बन सोसाइटी की बात कर रहा है, अर्बनिज्म की बात कर रहा है कि उस सोसाइटी में इसका क्या मतलब है। अब देखिए इसमें दो तीन बातें हैं। मनुष्य के साथ उनको लक्ष्य कैसे मानेंगे और उनको केवल साधन क्यों नहीं मानेंगे, उसका रीजन ये है कि आधुनिक तकनीकी समाज में मानव जीवन बहुत ज़्यादा फंक्शनल या बहुत ज़्यादा उपयोगी हो गया है, क्योंकि पूरी सोसाइटी जो आधुनिक तकनीकी समाज की बात कर रहा है, फोकस करिएगा उस आधुनिक तकनीकी समाज पे, क्योंकि ये जो आधुनिक है, तकनीकी है, और क्या है एक शब्द और था, आधुनिक तकनीकी एवं आर्थिक, जो अर्थव्यवस्था पे फोकस करता है, आर्थिक मूल्य पे फोकस करता है, ये बिल्कुल अल्ट्रा मॉड सोसाइटी की बात कर रहा है। अब अल्ट्रा मॉड सोसाइटी का मतलब आप समझ रहे हैं, जो अर्बन है, मेट्रो शहर है, जहाँ पे लोग तकनीकी रूप से संपन्न है, आर्थिक रूप से संपन्न है, मॉडर्न है, मॉडर्न में साइंटिफिक अप्रोच से बातें करते। तो ये कह रहा है कि आप जो व्यक्ति है आज के ज़माने में इस सोसाइटी के लिए, वो जो व्यक्ति है वो सिर्फ साधन नहीं है, वो साध है। क्यों है? क्योंकि इस समाज में श्रम विभाजन बहुत है। एक दर्जी है, दर्जी का काम करेगा, सफाई वाला सफाई का काम करेगा, डॉक्टर साहब डॉक्टर का काम करेंगे, पढ़ाने वाला पढ़ाएगा, खाना बनाने वाली मेड खाना बनाएगी, प्रेस करने वाला वाशरमैन कपड़ा धो के प्रेस करेगा सपोज। तो इतना कॉम्प्लेक्स श्रम विभाजन है, क्योंकि डॉक्टर को जो है अपने घर का, अपने परिवार का जो है ये सब बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पाता है। वो खाना नहीं बनाएगा, वो बर्तन नहीं धोएगा, वो कपड़े नहीं धोएगा। सवाल ये नहीं है कि उसको नहीं आता है, सवाल है कि वो अपनी एनर्जी अगर वहाँ डाइवर्ट कर देता है ये इन सब कामों में, तो उसका जो मेन क्वालिटी वो जॉब है वो हैम्पर होने लगता है। तो जो श्रम विभाजित जरूरी है, और श्रम विभाजन की वजह से जो व्यक्तियों का जो इम्पोर्टेंस है, जो हमने डिफरेंट टाइप के कार्य की बातें की, ये जो डिफरेंट पर्सनालिटीज़ हैं, इनका काम इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट होने के वजह से ये जो करने वाले हैं इनको आप एज ए स्टेप नहीं मान सकते। ये साधन नहीं है, ये साध्य है, क्योंकि ये काम कोई और कर नहीं सकता है, ये लक्ष्य है। ये नहीं कि इनके सहारे आप कर रहे हैं। सपोज अगर ये सहारे खत्म हो जाए तो आपका काम, जो कुछ भी हो काम आप करते हो, सपोज हॉस्पिटल चलाते हो, हॉस्पिटल का ऑपरेशन ही बंद हो जाएगा यार, उसका संचालन बंद हो जाएगा, ऑपरेशन मैनेजमेंट चौपट हो जाएगा। सपोज सुबह जो है व्यक्ति नहीं आया झाड़ू लगाने, कपड़ा धो करके प्रेस करके देने वाला नहीं आया, उसमें जो रिसेप्शन वाला नहीं आया, तो आप अकेले एक डॉक्टर हैं, बहुत बड़े डॉक्टर है, क्या कर लीजिएगा? कुछ नहीं कर पाइएगा।
कॉल्स आएंगे उसको रिसीव करने के लिए, रिसेप्शनिस्ट नहीं बैठी है, लोग कहेंगे अरे यार फालतू हॉस्पिटल है तो इसके यहाँ जाना मत, कोई उठाता नहीं है। या जो उठा रहा है फ़ोन कॉल वो जो है ठीक से बात नहीं करे, बदतमीजी, अब्यूजिव और जो भी इनडिसिप्लिन और एरोगेंट टाइप से बात करे। तो हर व्यक्ति का काम इक्वली इम्पोर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ देयर ओन वैल्यू सिस्टम। तो जब उनका काम इम्पोर्टेंट है तो अब आप बताइए कि वो साधन कैसे रहेंगे? साधन तो खत्म हो गए वो, क्योंकि आपको तो इनके बिना चल ही नहीं पाइएगा। जब आप इनके बिना चल नहीं पाइएगा तो यहाँ कैसे पहुंचिएगा? पहुंच नहीं पाइएगा। तो इसीलिए ये साधन नहीं है बल्कि अपने आप में साध्य है, एंड है। क्योंकि लक्ष्य को पाने के लिए उनकी श्रम की बहुत ज्यादा प्रकार्यात्मक उपयोग जो है सोसाइटी के लिए है। अब देखिए दूसरे